So good morning everybody. लेडीज सब एक्साइटेड हैं? ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं. यू कैन ओपन योर वीडियो, यू कैन शो योर थंब. ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट. तो आज का सेशन बहुत ही जल्दबाजी में प्लानिंग हुआ, सरप्राइजिंगली प्लानिंग हुआ, और मुझे लगता है ये सबको अच्छा ही लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा. और आप में से बहुत सारे लोग आज के स्पीकर को पहले से भी सुने हैं, इसलिए आप लोग एक्साइटेड है, ये हमको पता है. तो ये अपॉर्चुनिटी जो आज हमें मिल रहा है, देखिए ये यही है पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ यूनिटी. जो एक्सपर्ट्स हमारे पास है, उनका जो ज्ञान है हम सबके अंदर, वो आराम से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो किसके पास कुछ क्वालिटी है, किसके पास कुछ क्वालिटी है, वो सारा क्वालिटी सबके पास आज के इस डिजिटल दुनिया में पहुंच पा रहा है. तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए, लेट मी वेलकम आवर ग्रेट स्पीकर, आवर ब्यूटीफुल लेडी, एक्साइटेड लेडी, हमेशा एक्साइटेड, हमेशा फायर्ड अप रहती है, ग्रेट बिजनेस लेडी, मिसेस अनिमा अग्रवाल ऑन जूम स्क्रीन. वेलकम अनिमा. Thank you so much, ma'am. Thank you, God. Today is the best day. And myself, Anima, I'm from Rupra Road. And मैडम ने जितने भी चीजें बताई वो सारे के सारे हमारे LOS के वाइब्रेशन है, उनकी वजह से हम हैं. So I belongs to most diversified and most united LOS, fastest growing LOS, starting from my immediate upline Mamta and Mangal Agrawal, then Rahul and Rajni Agrawal, Jyoti and Prakash Khemka, निहारिका एंड कल्पेश्वर पुरोहित, एंड जैसे कि आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट, पूरे वर्ल्ड के फेवरेट, और जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में लिखा चुके हैं और हमको भी मोटिवेट कर रहे हैं, हमको भी इंस्पायर कर रहे हैं ताकि हम भी उन्हीं के राह पर चले. तो उनका नाम है द ग्रेट ग्रेट आवर ग्रेट लीडर एंड ग्रेट मेंटर, द पूरा होल टोटल अपना वेस्टर्न ओडिशा के मेंटर भवानी शंकर मिश्रा एंड संतोषी दास. तो मेरे पूरे टोटल LOS के लिए एक जोरदार डिजिटल एंड फिजिकल दोनों क्लास. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो अभी हम जैसे हम आज का सबको पता ही है, हम आज बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक को डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात ये है कि कोई भी बुक को हम 1 घंटे या 2 घंटे में उसको हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते, है ना. तो जैसे एक बुक होता है, वो जैसे एक साइंटिस्ट कुछ इन्वेंशन करता है, वैसे ही एक बुक होता है जो कि एक राइटर का बहुत बहुत सालों की मेहनत होती है. तो उसको, उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को हम 1 घंटे में कभी भी कवर नहीं कर सकते. हम जस्ट ये फोकस करवाना चाहेंगे कि इस बुक में ये चीजें हैं, अगर हम इस बुक के थ्रू जाते हैं तो हमें इतनी सारी चीजें जानने को मिलेंगे. तो आज हम बस एक ओवरव्यू देंगे. इसका मतलब ये नहीं कि हम बुक नहीं पढ़ने से चलेगा, बुक हमें कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा. इस ओवरव्यू से हमें ये फायदा होगी कि हम जब बुक पढ़ेंगे हमें एक अनजाने जैसे नहीं लगेगा, या फिर नहीं समझ में आएगा, अनइंटरेस्टेड नहीं लगेगा. क्योंकि आज हम जो जो बातें बोलेंगे वही चीजें आप उस बुक में ढूंढेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको पढ़ने के लिए मजा आएगा. सो ये जो सेशन है, ये करने का मोटिव सिर्फ यही है कि हम सब इन चीजों को ढूंढने के लिए किताब के थ्रू जाएं, बुक के थ्रू जाएं और एक ओवरव्यू ले लें ताकि इस बुक में है क्या, तो हमें और एक्साइटमेंट के साथ हम उस बुक के पेज को पलटाएं कि अभी ये मिलने वाला है, अभी ये मिलने वाला है. ठीक है, सो लेट्स कम टू द बुक. तो बुक का नाम बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर, और जो कि USA के इकोनॉमिस्ट हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका एक टोटल सीरीज रिच डैड पुअर डैड, एक टोटल सीरीज का एक बुक है जिसमें बहुत सारे बुक्स इन्वॉल्व है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके. रिच डैड पुअर डैड, देन कैश फ्लो क्वाड्रेंट, देन व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, दैट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी. और आजकल ज्ञान हमारे मुट्ठी में है दोस्तों. यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे तो रॉबर्ट टी कियोसाकी खुद एक्सप्लेन किया हुआ भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, अपने
एजुकेशन के ऊपर, तो आप इन सब के थ्रू भी जा सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं बुक को। तो बुक का जो सबसे पहला मतलब पहला पार्ट है, उस पार्ट में हम उसका पहले चैप्टर का जो नाम है, उसका नाम है बागडोर अपने हाथ में थामे। ठीक है, तो देखिए इसका जो सब इस ये चैप्टर में जो जो चीजें लिखा गया है, पहला चैप्टर है बागडोर अपने हाथ में थामे, दूसरा चैप्टर है आशा की किरण। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग एग्जैक्टली है कहाँ पर, है ना। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसका जॉब कितना सिक्योर है, ये सारी चीजें बताई गई है। यानी कि आपके रिटायरमेंट कभी भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि अभी अगर देखिए यहाँ पर यूएसए की हालत लिखी गई है और हमारे इंडिया जो है वो यूएसए से और पीछे है, तो उसकी यहाँ की हालत और खराब है। जॉब को लेके अगर हम देखेंगे, बिजनेस को अगर लेके हम देखेंगे, तो इंडिया में भी अभी अगर आप लोग देखेंगे तो जॉब का जो रिटायरमेंट है, पहले जैसे पेंशन मिला करता था, आजकल अभी और नहीं मिल रहे हैं, ये आप सबको पता ही होगा, है ना। तो जॉब को लेके जो आप मतलब रिटायरमेंट के बाद मुझे एक कुछ भी ज्यादा आए बहुत आए कुछ भी इनकम आएगा और मैं गुजारा कर लूंगा, अगर हम ऐसे पहले सोचते थे, तो आजकल वो चीजें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देन दूसरी चीज है, अगर आप बिजनेस के बारे में चलते हैं तो बिजनेस में मंदी ही मंदी होती है, ठीक है। और बहुत सारे जगह पर ऐसे होता है, मतलब हम ऐसे जगह पर एंगेज्ड हैं जहाँ की बागडोर हमारे हाथ में नहीं होता है। मतलब पैसे का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं होता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो पैसे का जो कंट्रोल है, आपका जो सैलरी का कंट्रोल है किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वहां पर भी उस मालिक के हाथ में है। अगर आप कोई दुकान करे हैं खुद का, तो वहां पर भी पैसे का जो मतलब उतार चढ़ाव है, उसकी कंट्रोल भी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से है, एक टोटल मार्केट के हिसाब से है, ठीक है। और देन हम लोग क्या सोचते हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो हमें लगता है चलिए ये हमारे लिए एक सिक्योर जगह है। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में भी पैसा आपके हिसाब से बढ़ता नहीं कमता नहीं है, वो आपके हिसाब से उतार चढ़ाव नहीं होता। या फिर म्यूचुअल फंड में भी कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप जहां पर भी देखेंगे, पैसे का जो कंट्रोल है, इन पैसे आपके पास कितने आएंगे वो आपके हाथ में नहीं होता है ना। और अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो आप रिस्क जोन में हैं। चाहे आप कितना बड़ा जॉब कर ले, कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ले, कुछ भी कर ले, अगर पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, कितना बड़ा स्टॉक खरीद ले, लेकिन वो कब उठ मतलब उसका चढ़ाव कब होगा, उतार कब होगा, आपको पता है क्या? नहीं पता है। यानी कि आप कितना बड़ा इन्वेस्ट कर ले, कुछ इसको तो फिलहाल इन्वेस्ट नहीं बोला जाता, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि बागडोर अपने हाथ में थामो, मतलब ये है कि आप एक ऐसी ऑप्शन ढूंढो जहां पर पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आप उसको जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं, आप उसको जब चाहे तब जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम आपके हाथ में हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर देन दूसरा चैप्टर जो है आशा की किरण, उस चैप्टर का नाम है आशा की किरण। मतलब क्या है, यहाँ पर देन पूछा गया है राइटर को कि अगर हर जगह पर आपको रिस्क ही रिस्क है, जॉब में भी रिस्क है, प्राइवेट जॉब में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, हर जगह पर रिस्क है, तो हम करें क्या, है ना। कहाँ जाए, मार्केट में रिस्क है, हर जगह पर अगर रिस्क है तो आप जाएंगे कहाँ। तो एज एन इंडियन देखिए, अगर हमारे एंशियंट में आप जाएंगे तो हमारे देश में कोई जॉब नहीं करते थे। हमारे 4 टाइप्स के जात के लोग होते थे, है ना, जो कि ब्राह्मण होते थे, वैष्णव होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे। ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर होते थे, अपने हिसाब से काम करते थे, अपने हिसाब से पैसे कमाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि हमें उसी मानसिकता को हमें आगे लाना है, उद्यमी की मानसिकता को। और अगर आप कहीं पर भी चल रहे हैं, है ना, एक ही जगह पर पैसे आपके कंट्रोल में आ सकता है अगर आप उद्यमी हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर उनको फिर से सवाल किया जा रहा है कि इतना मंदी में, इतना रिस्क जोन में, इतना मतलब इतना मुश्किल घड़ी में
कैसे कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है, कैसे कोई नया चीज सोच सकता है, कैसे कोई सोच सकता है कि मैं नया कुछ करूं। तो यहाँ पर एक बढ़िया बात डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, कि जब बर्फ का तूफान आता है ना, तो जंगल पूरा एकदम से सब पत्ते झड़ जाते हैं, सब पेड़ खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो हैं वो वैसे ही टिके रहते हैं, और जो पेड़ टिके रहते हैं वो हमेशा के लिए टिके रहते हैं, है ना। यानी कि बर्फ के तूफान के बाद देखा जाता है एक हेल्दी जंगल। यानी कि जब जब मार्केट डाउन होता है, जब हर परिस्थिति मतलब हर सिचुएशन आपके अगेंस्ट होता है, उसी सिचुएशन में जो खड़े होके अपने आप को आगे बढ़ाते हैं उन्हीं को उद्यमी बोला जाता है। ठीक है, तो देन यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि उस मतलब जितना भी मंदी हो, जितना भी प्रॉब्लम हो, आपको आगे लेके जाने के लिए, उद्यमी बनने के लिए क्या चाहिए? एक बड़े सपना होना जरूरी है। ठीक है, और अगर आपके पास एक बड़ा सपना है, देन आपके पास दूसरा सवाल ये आता है कि आप जाए कैसे, मतलब उद्यमी बने कैसे, है ना। तो अभी हमको तो ये पता चल गया कि हर जगह पर बहुत सारे रिस्क है, हम जब उद्यमी बनेंगे तभी ही हम पैसे के कंट्रोल को अपने हाथ में रख सकते हैं। तो अभी हम बने कैसे, है ना। तो उद्यमी बनने के लिए हमें सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं। तो इसका तीसरा चैप्टर ये है कि आप कहाँ रहते हैं, और चौथा चैप्टर ये है कि आर्थिक जीवन मूल्य। तो हम इन दोनों चैप्टर को मिला के बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों को कोरिलेट करके बता रहे हैं। तो देखिए, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया के सारे लोग 4 क्वाड्रेंट में रहते हैं। मान लीजिए 4 तो रूम में रहते हैं, एक ई क्वाड्रेंट है, एक एस क्वाड्रेंट है, एक बी क्वाड्रेंट है, एक आई क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उद्यमी बनने के लिए, यानी कि पैसे की कंट्रोल को अपने हाथ में रखने के लिए, आपको ये देखना पड़ेगा पैसा आता कहाँ से है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, यानी कि किस क्वाड्रेंट से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो जो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि वो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं। देन एस क्वाड्रेंट के जो लोग होते हैं वो उनका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग हेड होते हैं, उनके अंडर जो लोग रहते हैं वो कम लेस स्मार्ट देन देम होते हैं। ठीक है, द स्मार्टेस्ट पर्सन इज वो ओनर होता है। देन जब बी एंड आई क्वाड्रेंट में हम आएंगे, तो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग एक टीम बना के काम करते हैं, और बी क्वाड्रेंट में जो टीम रहते हैं वो टीम के जो लीडर होते हैं उनके जो टीममेट होते हैं वो लीडर से कई ज्यादा स्मार्ट लोग होते हैं। यानी कि जो लीडर होते हैं वो स्मार्ट लोगों को देख के ही उनके टीम में लाते हैं। ठीक है, तभी ना उनका बिजनेस अपने आप चलेगा। ठीक है, तो ये होता है सबका, ये जो आप कहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इन चारों आदमी को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए, अभी ये जरूरी नहीं है कि आपका सैलरी कितना है, जरूरी ये है कि आप सोच क्या रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक ऑफिस में एक वॉचमैन है, एक मैनेजर है। जो वॉचमैन है उसका जो सैलरी है वो कम होगा, 5,000 7,000 होगा, और जो मैनेजर है वो शायद 1 लाख भी कमाते होंगे, है ना। लेकिन दोनों क्या सोचते हैं, वॉचमैन भी सोचता है चलो आज 2 दिन छुट्टी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, मैनेजर भी वही सोचता है 2 दिन छुट्टी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, है ना। इस साल मुझे कितना हायर किया गया है, मेरा 4-5 हजार बढ़ जाता तो अच्छा होता। मैनेजर भी वही सोचता है, वो ये सोचता है चलो आज दुर्गा पूजा का छुट्टी 15 दिन ज्यादा मिल जाता तो अच्छा होता, चलो अभी नुआखाई है बोनस मिल जाता तो अच्छा होता, है ना। तो ये जो सोच है ये दोनों की होती है। तो मैटर ये नहीं करता कि हम कितना कमा रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है हम किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉई है, नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि उसका सोच कहाँ पर है। ठीक है, देन जो एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, मतलब आप जब बात करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये
मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि जो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ना कभी नहीं चाहते हैं। वो बोलते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप कोई भी सोल्यूशन दे दो, उनके पास हर सोल्यूशन के लिए बहाना होता है, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसे लोग हमें मिलते हैं तो वो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं। देन एस क्वाड्रेंट के लोग, ठीक है। तो एस क्वाड्रेंट में जो लोग रहते हैं वो क्या होता है, जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सब में स्मार्टेस्ट पर्सन होते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, अगर एक टीम है और वहां पर आप अगर स्मार्टेस्ट पर्सन है, या फिर आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, या फिर आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो ऑब्वियसली आपका एक डोमिनेटिंग नेचर रहता है ना। आप किसी को सुनते नहीं है, आपके अंदर एक इगोइज्म अपने आप रहता है। तो ये चीज एस क्वाड्रेंट वाले लोगों में रहता है। उनका सबसे पहला मतलब उनको आप कैसे पहचानेंगे, वो कुछ सुनते नहीं है, ठीक है। मतलब वो कभी सुनेंगे ही नहीं, आपकी बात वो सुनेंगे ही नहीं। तो ये एस क्वाड्रेंट वाले लोग होते हैं। देन जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। इस टाइप के लोग बी एंड आई क्वाड्रेंट में आते हैं। तो आई क्वाड्रेंट में यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमको क्या लगता है कि अगर हम कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर हम कोई मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं पर कुछ जगह खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो हमें लगता है हम आई क्वाड्रेंट में आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, ये सारी जगह पर ये पैसा आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये एक जुआ खेलने की बराबर होती है। ये एक एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम बाद में आगे चल के चलेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि एक इन्वेस्टर उनकी पूरी संपत्ति को रखे रहता है और पैसे को मल्टीप्लाई करता है, मतलब उनकी संपत्ति से इनकम करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग एजुकेशन है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें ये जानना है कि हम किस क्वाड्रेंट में रहते हैं, यानी कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। यानी कि हम अगर देखिए सिर्फ कोई बिजनेस आप ज्वाइन कर लेने से बी क्वाड्रेंट में नहीं चले जाते। अगर आप उस बिजनेस में भी रह के अगर आप सोच रहे हैं, यानी कि आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप हर महीना चेक करेंगे मेरा पैसा आया कि नहीं, पैसा आया कि नहीं, अरे 100 रुपया कम हो गया, यानी कि आप ई क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। या फिर कितना काम करोगे यार, 2-4 दिन सो जाते हैं, है ना। तो आप ई क्वाड्रेंट में हैं, चाहे आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कंपनी के साथ जुड़े हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो देखिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, आपकी आर्थिक जीवन मूल्य क्या है, आपका पैसा किस क्वाड्रेंट से आ रहा है, ठीक है। तो आपके बागडोर मतलब पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में लाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका पैसा बी एंड आई क्वाड्रेंट से आना चाहिए, ठीक है। तो बी एंड आई क्वाड्रेंट से आने के लिए आपको क्या डेवलप करना पड़ेगा, उद्यमी की मानसिकता। जैसे कि हम सोच बदलने की बात करें, है ना, तो अपना 5वां चैप्टर है उद्यमी की मानसिकता। यहाँ पर बहुत बढ़िया चीजें बताई गई है, प्लीज गो थ्रू द बुक, ठीक है। तो हम शॉर्ट में अगर हम बताना चाहेंगे, देखिए राइटर जो थे उनके पापा जो थे वो नौकरी करते थे, तो वो चाहते थे कि राइटर पढ़ लिख के कुछ बड़ा नौकरी कर ले। उनकी मम्मी जो थे वो चाहते थे कि नहीं नौकरी वोकरी क्या करेगा, डॉक्टर या फिर अगर कोई इंजीनियर वगैरह बन जाएगा तो वो अच्छा है, वकील वगैरह बन जाएगा वो अच्छा है। तो राइटर के पापा जो थे वो चाहते थे कि वो ई क्वाड्रेंट में रहे, और राइटर के मम्मी जो थे वो चाहते थे कि वो एस क्वाड्रेंट में रहे, ठीक है। जो डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, जो बड़े इंजीनियर होते हैं, कोई पोस्ट में मैनेजर होते हैं, सीए होते हैं, ये सब एस क्वाड्रेंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं उनके जो भी मतलब क्लिनिक वगैरह होता है, वो कोई और डॉक्टर नहीं होता वहां पर, या फिर उनसे बड़ा कोई नहीं होता, नर्स, कंपाउंडर, ये इन सबको रखे रहते हैं। यानी कि स्मार्टेस्ट पीपल कौन रहता है, वही डॉक्टर, ठीक है। तो उनके मम्मी चाहते थे कि ये एस क्वाड्रेंट में रहे, है ना। लेकिन राइटर तब
राइटर के जो रिच डैड थे, यानी कि जो उनके फ्रेंड के जो पापा थे, वो चाहते थे कि राइटर कैसे बी और आई क्वाड्रेंट में रहे। तो 15-16 साल की उम्र में राइटर को ये डिसाइड करना था, रॉबर्ट जी को ये डिसाइड करना था कि मुझे किसको सुनना चाहिए, है ना, टू हुम आई शुड लिसन। ठीक है, तो यहाँ ये होता है उद्यमी की मानसिकता। देखिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, यानी कि ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको सुनना चाहिए, आप किसको आप चुनेंगे वो आप ही को पता है। और जो मतलब ये जो सबसे पहला जो उद्यमी की मानसिकता का जो पहला बीज है वो यही है कि इंडिपेंडेंसी, है ना। और अगर आप इंडिपेंडेंसी को चुनते हैं तो वहां पर रिस्क भी होता है। क्या रिस्क होता है? आप किसी को दोष नहीं दे सकते, है ना। और आपको पता है दुनिया में 90% लोग इस चीज को, इस फील्ड को इसीलिए नहीं चुनते हैं क्योंकि वो अपने आप को दोष देना नहीं चाहते, वो हमेशा जिंदगी भर किसी और को कोसना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहता है वही एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वही उद्यमी की मानसिकता होता है। यानी कि टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। आप आगे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आप डूब जाएंगे, कुछ होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर ये रिस्क उठाने के लिए आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी उद्यमी वहीं से, वही इंडिपेंडेंट सोच से आपकी स्टार्ट होती है उद्यमी की मानसिकता। ठीक है, सो देन यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर राइटर बताए हैं कि हमारे जो छठे चैप्टर में है, यहाँ पर बताया गया है कि अभी बागडोर थामने की समय आ गया है। जैसे पहले चैप्टर्स में हमने बताया कि बहुत सारे रिस्क आ चुके हैं, अभी हमें आशा की किरण अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही किरण बचा है, वो है अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तभी आप पैसे का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में ले पाएंगे। देन जो छठा चैप्टर हमारा है वो है बागडोर थामने की समय आ गया है। यानी कि अभी आप सबको पता चल चुका है कि हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे पास है नहीं, हम ऑलरेडी रिस्क जोन में हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उस मतलब खुद को रेस्पॉन्सिबल ना बना के अगर हम किसी दूसरे को कोसना चाहते हैं तो फिर ठीक है ना, जहां पर हैं वहीं पर रहिए। लेकिन अगर हम उस चीज से आगे निकलकर अगर हम अपने आप से कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को सही जवाब देना चाहते हैं, तो हमें बागडोर थामना चाहिए और उसका समय ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत करने से जाके पैसा आता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिलता। अगर हम देखते हैं, देखिए कोई भी प्रोफेशन को आप लोग जानते होंगे, जैसे बहुत सारे रिक्शा पुलर हैं, बहुत सारे कूली हैं जो कि बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। शायद लगभग वो लोग 16, 18, 20 घंटा भी करते होंगे, है ना। रात को भी अगर आप देखेंगे तो स्टेशन में बेचारे वेट करते रहते हैं, है ना। लेकिन आपको पता है कि उनका हालत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, है ना। मतलब आपकी जो सीढ़ी है वो कहाँ डली गई है, आपको ये देखना है कि आपने अपना सीढ़ी डाला कहाँ पर है। मेहनत दोनों जगह में ही मेहनत करना पड़ेगा। देखिए मेरी माँ है, वो टीचर है, वो ई क्वाड्रेंट में है, वो भी बहुत मेहनत करती है। ठीक है, उनको भी टाइम नहीं है, घर संभालती है, फिर स्कूल जाती है, फिर आके फिर से घर के काम करती है। ठीक है, मुझे भी टाइम नहीं है, मैं भी अपना काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, लेकिन हम दोनों में फर्क क्या है कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए वो भी उतना मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन 5 साल बाद, 5 साल पहले मैं उनको जैसे देखी थी अभी भी वो वैसे ही है, लेकिन 5 साल पहले मैं जैसी थी अभी मैं वैसी नहीं हूँ। एग्जैक्टली तो अभी हमको देखिए मेहनत दोनों जगह करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पैसा बिना मेहनत के पैसा उड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
मेहनत करना है हमें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम उस मेहनत को कहाँ लगा रहे हैं, है ना। अगर हम सिर्फ अगर टीवी देखेंगे तब भी हमारी आंखें डैमेज होगी, हमें थकान लगेगा। और यूट्यूब में अगर आप बुक पढ़ेंगे या फिर कोई सीडी बहुत देर तक कान में सुनेंगे तब भी आपको थोड़ा सा थकान लग सकती है। लेकिन किसमें आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हुआ और कहाँ पर आप टाइम को लगाए जो कि प्रोडक्टिव किए, कौन सा है ये आप सबको पता है ना। ठीक एग्जैक्टली वैसे ही दोनों जगह में आपको काम करना है, लेकिन देखना ये है कि हमारा जो मेहनत है वो कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि देखिए पहले स्टार्ट हुआ था कि फ्रेंचाइजी लोग ले रहे थे, जो कि मतलब धीरे धीरे जो कि थोड़ा मॉडर्न होके मार्केटिंग से आके जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो मार्केटिंग कन्वर्ट होते होते एक मॉडर्न होते होते फ्रेंचाइज में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज भी ले रहे हैं तो वहां पर भी थोड़े बहुत रिस्क है। क्या रिस्क है? जैसे देखिए, आप फ्रेंचाइज बनाने के लिए आपको एक मतलब आपको खुद का एक स्टॉल होना चाहिए, उसको ऐड करवाने भी पड़ेंगे। देन आप जब फ्रेंचाइज लाएंगे कुछ इन्वेस्ट करके लाएंगे, ऐसे ही कोई आपको फ्री में नहीं दे देगा, है ना। ये हो गया फ्रेंचाइज की बातें। अगर आप कुछ एक नया खुद का एक इन्वेस्ट करके खुद का एक कंपनी खड़ी करना चाहते हैं तो वहां पर राइटर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ डराया नहीं जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर हम इजीली चीजों को कर सकते हैं। अगर आप खुद एक कंपनी खड़े करके करना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्शन खुद को करने पड़ेंगे, ऐड खुद को करने पड़ेंगे, ठीक है। देन आपको लोगों को भी खुद को जोड़ना पड़ेगा। देन चौथी चीज ये है कि वहां पर भी आपका रिस्क है, क्योंकि कोई भी कंपनी सक्सेस होने के लिए कम से मतलब 2-3 साल के अंदर वो शायद डूब जाता है, उसको फिर से उठना पड़ता है। और राइटर खुद उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। उनका जब वॉलेट का बिजनेस चला था तो बहुत चला, वो बहुत पैसा कमाए, लेकिन 2 साल बाद वो डूब गया, तो वो एकदम से दिवालिया हो गए। और राइटर यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन जो किम जी थे उनके साथ अपने पुराना टोयोटा में सोते थे। आप सोच सकते हैं कि एक मिलेनियर बन जाएगा फिर आके अपने टोयोटा में सोएगा, है ना। तो कितना दुखद परिस्थिति है। तो इतना रिस्क और इतना स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आप कहाँ से लाएंगे? अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं तो आप ला सकते हैं, है ना। ये रिस्क है, अगर आप उतना स्ट्रांग नहीं है तो आप टूट जाएंगे, है ना। अगर आपके पास उतना मतलब आप बचपन से ही उतने स्ट्रांगली आपको बिल्ड नहीं किया गया है तो आप ये सारी चीजों में टूट सकते हैं, रिस्क हो सकता है ना। लेकिन अगर इन सब चीजों का अगर एक इजी सॉल्यूशन लिया जाए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि सारी चीजों को अगर लिया जाए, अगर आप बागडोर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मेंटल सपोर्ट के लिए एक सपोर्टर चाहते हैं, है ना। हर वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई रहे जो कि आपको हमेशा स्ट्रांग बना के रखे, अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हो, आपको कोई रिस्क ना लेना पड़े, आपकी मनी रिस्क में ना हो, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो इसका एक इजी सोल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग। और आप सबको सबके जानकारी के लिए बता दूं, राइटर खुद नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही इम्प्रेस थे इस बिजनेस से, इस बिजनेस के मॉडल से, इसीलिए उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को लेके ये किताब लिखे हैं कि ये 21st सेंचुरी का बेस्ट बिजनेस है बोल के। और देखिए यहाँ पर राइटर ये भी बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था और तो मैं इसके बारे में जो भी लिखूंगा वो एकदम ऑनेस्टली लिखूंगा, है ना। अगर वो होते तो किसी कंपनी को रेफर करके लिखते या फिर उनके सिस्टम को रेफर करके लिखते, लेकिन यहाँ पर वो एकदम से इंडिपेंडेंटली, एकदम निरपेक्ष रूप से वो सारी चीजों को बताया गया है ताकि 21st सेंचुरी में जो भी लोग कुछ करना चाहे तो उनको सही दिशा मिले, ठीक है। और यहाँ पर राइटर एक बढ़िया बात बताए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कितना इनकम करते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संपत्ति बनाना सिखाता है। देखिए हमें हमारे जो जब डायमंड्स को भी दिया जाता है, जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वहां भी वही लिखा जाता है ना, कि आप इस जर्नी में क्या बने, वो है आपका सर्टिफिकेट।
एग्जैक्टली तो इस मार्केटिंग में ये दिस मार्केटिंग इज नॉट अबाउट एन इनकम, इट इज अबाउट बिल्डिंग एन एसेट। ठीक है, तो वो क्या क्या एसेट बनता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एसेट मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप गाय एक खरीदे 10,000 में, उसको 20,000 में बेच दिए और 20,000 में और कुछ खरीद लाए, तो ये हो गया आपका इनकम, आपका कैपिटल गेन। ठीक है, लेकिन अगर आप गाय को लाए 10,000 में, उसको रखे 1-2 साल, उसको अच्छे से बड़ा बड़ा किए, फिर उसका बच्चा हुआ, फिर उसके दूध को आप 10 साल तक बेचे, यानी कि गाय अपने पास रहा, उसके दूध से जो इनकम आया, एसेट यानी कि क्या है जो चीज आप बनाते हैं वो चीज आपके पास रहेगा और वही चीज आपको पैसा इनकम करके देगा, उसको एसेट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस मार्केटिंग में हमें 8 तरह की संपत्ति मिलती है, उस 8 तरह की संपत्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जो पहला संपत्ति है वो है असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा। देखिए हमें लगता है व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, एक प्रोडक्ट लाए, एक प्रोडक्ट बेच दिए, उसमें कुछ प्रॉफिट हो गया तो ये बिजनेस है। देखिए एग्जैक्टली ये बिजनेस नहीं है। शिक्षा बहुत टाइप के होते हैं, एक स्कूल वाली स्कूलिंग होती है जो कि जिसमें हम जो मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीजें हैं सीखते हैं, है ना। देन एक प्रोफेशनल शिक्षा होती है, जैसे कि +2 के बाद होती है, जो हम मतलब साइंस लेते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं, फिर उस लाइन में जाते हैं, ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। देन एक होता है वित्तीय शिक्षा, जो कि है फाइनेंशियल एजुकेशन। यहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, हम पैसा कहाँ से लाएंगे और हम पैसे को कैसे मतलब कैसे डिस्पोज करेंगे और कैसे उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है और यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन कितना दिया जाता है। देखिए हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात को उठाना भी बहुत जरूरी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में देखिए 70% थ्योरी होता है और 30% मार्क प्रैक्टिकल में होता है, जबकि हमें ज्ञान 90% प्रैक्टिकल में मिलता है और 10% थ्योरी में मिलता है। देखिए थ्योरी में जो लिखा जाता है वो प्रैक्टिकल रूम में नहीं होता है। जो लोग साइंस स्टूडेंट होंगे या फिर जो लोग प्रैक्टिकल करते होंगे उनको पता होगा, जो केमिकल्स लिखा जाता है ये करने से ये बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, उसमें और भी कुछ ऐड करना पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल करता है उसको पता चलता है। तो असली वाला ज्ञान प्रैक्टिकल में होता है, लेकिन उधर 30 मार्क दिया जाता है और वो भी सबको दे दिया जाता है, ऐसे ही एग्जाम ना देने से भी दे दिया जाता है। तो इन सारी बातों को भी हमें थोड़ा बहुत तो उठाना ही चाहिए बातों बातों के बीच में, है ना। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान देना है कि एग्जैक्टली देखिए अगर हमारे साथ हमको ऐसा लगता था तो हमारे बच्चे भी इसी स्कूल में ही जाएंगे, इसी एजुकेशन सिस्टम में ही जाएंगे, तो हम कम से कम ये तो सोच पाएंगे ना कि उनके फाइनेंशियल के लिए हम और कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइटर ये भी बताए हैं कि बहुत जगह पर उनको बुलाया जाता है, मतलब बहुत सारे स्कूल में जो मतलब जहाँ वो एमबीए कर रहे थे उनको तो वहां से मतलब निकाल दिया गया, उनके सोच की वजह से उनको निकाल दिया गया। लेकिन राइटर बताते हैं कि वही स्कूल में जाके वो जब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, तो बच्चे बहुत मतलब अजीब तरह से बिहेव करते हैं कि हम ये चीज कैसे करें, हम पैसे को कैसे कमाएं, हम संपत्ति कैसे बनाएं। तो देखिए जो हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है वहां पर हमें एक हाई क्वालिटी के ऑफिसर यानी कि एक हायर एम्प्लॉय बनने की शिक्षा दी जाती है। लेकिन एग्जैक्टली देखिए हमें अपनी इनकम सोर्स को नहीं मतलब इनकम कहाँ से आ रहा है ये मैटर कर रहा है, हम कितना क्वांटिटी ऑफ इनकम ये ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, हमारा जो इनकम है उसका क्वालिटी कितना है, वो किस सोर्स से आ रहा है वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये शिक्षा आपको मतलब इनकम कहाँ से आ रहा है ये होता है असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा, जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में दी जाती है। देखिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा 70% लोग ले जा रहे हैं, जो हमारा वास्ट परसेंटेज है वो 70% लोग ले जा रहे हैं, है ना। यानी कि जो हमारा 100 साल भी अगर हम काम करते हैं तो 70 साल का इनकम कोई और ले जाता है। क्या क्या आप सबको पता था? मुझे नहीं पता था।
तो हमारा इनकम जा कहाँ रहा है, ये आपको कौन बताया? नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। देन दूसरा चीज है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें शिक्षा दी जाती है जहाँ जिसको आप जिंदगी में अप्लाई करके बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि कुछ के नाम हम लिख रखे हैं, जैसे कि कैसे आप साहस उठाएंगे, मतलब जो नेगेटिव आंसर है, जो अस्वीकृति है, जिससे हम हमेशा डरते हैं, उस डर को कैसे भगाएंगे, है ना। देखिए हम सब में हर चीज की क्वालिटी है, हम सब बोल सकते हैं, हम सब खड़े हो सकते हैं, हम सब मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जब किसी बहुत सारे लोगों के सामने जाते हैं तो हम खड़े नहीं हो पाते हैं। क्यों? कोई कुछ बोल दिया तो, है ना। तो ये एक ऐसा फील्ड है, वहां पर उस डर से आपको निकाला जाता है। आत्मविश्वास की कमी से आप कैसे उभरेंगे, कंटिन्यूटी आप कैसे मेंटेन करेंगे, आप लोगों के साथ कैसे रिलेट करेंगे, कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे, मनोविज्ञान को आप कैसे जानेंगे, धन मतलब धन को कैसे आप यूज करेंगे, है ना, आपके सपने का पीछा आप कैसे करेंगे, ये सब होता है असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा, जो कि सही में आपको पैसा कहाँ से आता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम किस लिए पैसा इनकम कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिखाती है। तो ये होता है आपका पहला एसेट जो कि आपको इस बिजनेस से मिलता है, वो है आपका धन संबंधी, आपका सही में धन संबंधी जो शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। सेकेंड जो एसेट होता है वो है आपका व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें जब सिखाई जाती है, जब आप अपने डर से निकल जाते हैं। देखिए पहले चैप्टर में हमने बोला कि हम इस पहला संपत्ति आपका ये है कि आप अपने डर से उभर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक जगह से पानी बह रहा है, ठीक है, आप एक पत्थर वहां पर डाले हैं, ठीक है, वैसे ही हमारी जिंदगी एक बेहतरीन दिशा में बह रहा है, वहां पर हम एक डर नाम का एक पत्थर डाल रखे हैं। अगर पहली संपत्ति में हम उस पत्थर को हटा देते हैं तो जीवन का जो स्रोत है वो जिस दिशा में बह रहा था वो उसी दिशा में बहेगा। यानी कि आप सही में जो हैं, पर्सनालिटी यानी कि पर्सन इन रियलिटी, आप रियली जो हैं, आपका फ्लो उसी तरफ ही जाएगा। तो आपका सेकंड जो संपत्ति यहाँ पर आपको मिलेगा वो है आपका व्यक्तित्व का विकास। देन आपको तीसरा संपत्ति यहाँ पर जो मिलेगा वो है पावर ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर आपको एक ऐसा एसोसिएशन मिलेगा जहाँ पर हर आदमी आपके जैसे सोच रहा होगा, है ना। तो देखिए हम जब बिजनेस में आते हैं, जब ज्वाइनिंग मतलब जब प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत सारे लोग ना बोलते जाते हैं और हम डिप्रेस होते जाते हैं। देखिए आपके डिप्रेस होने की कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, कि आप एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जहां पर लोग आपके जैसे हो, तो जो आपके जैसा नहीं है वो ऑब्वियसली नहीं आएगा। ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं बोल दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं, यानी कि जब आप एक पोजीशन में पहुंच जाते हैं, आपके एक ऐसे टीममेट्स होते हैं जिनका जो माइंड मिलता जुलता है, वो क्या सोच रहा है इसको पता होता है। और देखिए सोचिए, आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा संपत्ति हो, मतलब आप चाहे घर में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, जहां भी रह रहे हो, अगर आपके पास एक 8-10 जन का ग्रुप हो, हर किसी का माइंड मिलता जुलता हो, वो अगर कोई सोचा है कि आज रात को पार्टी करेंगे तो सब बोलेंगे कि यस आज पार्टी करते हैं, तो कैसा लगेगा, है ना। तो एग्जैक्टली ये संपत्ति आपको इस बिजनेस में मिलता है। यहाँ पर आपको वो सेम कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं जब आप ढूंढने चलते हैं। तो जब भी कोई आपको नो मिलता है, सिंपली देखिए, उसको एनर्जी ज्यादा मत दीजिए, उस बात का बतंगड़ मत बनाइए। सिंपल सी बात है, वो हमारे जैसा नहीं है, बात खत्म। और आपको आपके जैसा ढूंढना है ना। देन यहाँ पर एसेट 4 मिलता है जो कि है नेटवर्क की शक्ति। तो देखिए अगर हम हर बात में, हर मीटिंग में भी बोलते हैं, अगर आपको सही में पैसा चाहिए तो पैसा होता कहाँ है। अगर आप कोई स्कूल बनाते हैं तो स्कूल बनाने से पैसा नहीं आता, बच्चे जब आते हैं पैसा आता है।
अगर आप एक हॉस्पिटल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनने से पैसा नहीं आता, जब पेशेंट्स आते हैं तब पैसा आता है ना। श्रेया घोषाल जी गाना गाते हैं, गाना गाने से उनको पैसा नहीं मिलता है, हम सुनने से उनको पैसा मिलता है। जो राइटर बुक लिखते हैं, बुक लिखने से पैसा नहीं आता, जो बुक पढ़ते हैं उसकी वजह से पैसा आता है। यानी कि पैसा कहाँ से आता है, सोचिए थोड़ा सा। पैसा हमेशा एक नेटवर्क से आता है। तो अगर आपको पैसा कमाने हैं तो एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और उस नेटवर्क आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, देन आपको पांच नंबर एसेट यहाँ पर ये मिलता है कि यहाँ पर आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, कुछ अलग से इन्वेंट करना नहीं पड़ता है। आप देख रहे हैं ज्योति भाभी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लूँ। आप देख रहे हैं संतोषी मैडम दिखा रहे हैं डेमो, मैं भी दिखा लूँ। आप देख रहे हैं रजनी भाभी प्लान दिखा रहे हैं, मैं दिखा लूँ। आप देख रहे हैं ममता दीदी हर जगह जाकर अच्छी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, चलो मैं भी सबसे अच्छे से थोड़ा सा बात कर लूँ, है ना। तो 5 नंबर एसेट ये है कि ये एक अनुकरणीय और बहुस्तरीय व्यवसाय है ना। तो आराम से आप फॉलो करते करते आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। जस्ट लर्न एंड डुप्लीकेट, है ना। और यहाँ पर देखिए इस व्यवसाय में आपको देखिए कोई डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर किसी चीज में मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि एकदम से फुल किसी चीज में बहुत सारा नॉलेज हो, ऐसे कुछ होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे मन में सवाल आ सकता है कि इसमें इतना ज्यादा कुछ सीखना तो नहीं है। पहले तो हमने बताया कि ज्यादा कुछ सीखना है नहीं, ज्यादा कुछ योग्यता लेना भी है नहीं, कुछ डिग्री करना है नहीं, तो इसमें करना क्या है। तो इसमें भी कुछ योग्यता चाहिए, वो है आत्मविश्वास पाने की योग्यता, साहस दिखाने की योग्यता, देन लोगों को हैंडल करने की योग्यता, और लोगों से प्यार करने की योग्यता। ठीक है, ये सारे योग्यता आपको चाहिए। और देखिए ये जो हम अपने अगर बिजनेस में जाएंगे तो हमारे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, और देखिए सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये है स्किल्स विद इन योर सॉफ्ट कोर, यानी कि ये जो स्किल्स है, लोगों को प्यार करने की योग्यता, आत्मविश्वास पाने की योग्यता, साहस दिखाने की योग्यता, इसको आप कुछ पढ़ के या फिर कुछ पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करके आप इसको नहीं पा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को एम्पावर करके ही पा सकते हैं, जो जिसमें आपको इस बिजनेस हेल्प करेगा। देन यहाँ पर एसेट 6 आता है, जो कि है आपकी नेतृत्व की प्रतिभा को ये विकास करता है। देखिए लीडरशिप एग्जैक्टली होता क्या है, लीडरशिप एक सोच है, जैसे जॉन केनेडी जी का सोच था। उन्होंने 1961 में ये बोला था। उनका भी एक प्रीवियस बहुत पुराना रिकॉर्डिंग है, अगर आप YouTube में आपको मिलेगा तो आप लोग सर्च कीजिएगा। उन्होंने वहां पर बोला था 1961 में कि हम लोग चांद पर जा रहे हैं। फिर 4 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके जो टीम थे वो उनके सपने को बचाए रखे और उस सपने में काम किए, और 1969 में इंसान चांद पर पहुंच गया। तो लीडरशिप एक सोच होती है, एक डेवलप्ड सोच होती है, जो कि मतलब जो सब कोई नहीं देख सकते वो एक लीडर देख सकता है। ठीक है, और उसकी जो सोच होती है, इसीलिए क्योंकि वो 10 साल बाद देख सकता है ना। 17 साल पहले भवानी शंकर सर एंड संतोषी मैम ने ये सपना देखा था कि हम वेस्टर्न उड़ीसा को इतना पावरफुल बना सकते हैं, जहां पर शायद हम जब पढ़ रहे थे शायद हम लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, वहां पर संतोषी मैडम ने ये स्टेप्स उठाए कि हम यहाँ पर एक मतलब लेडीज एम्पावरमेंट खड़ा कर सकते हैं। यानी कि वही होती है लीडरशिप, है ना। जो 17 साल पहले जो लोग थे, मेरे मम्मी लोगन भी थे, बहुत सारे लोग थे, वो लोग हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहते थे, मैं सुनती रहती थी, है ना। लेकिन देखिए उस जगह पर वही संतोषी मैम भी थे, वही जगह है, वही बस नहीं जाता था, वही जंगल था, है ना। लेकिन उनका सोच क्या था। तो ये जो सोच की आपकी जो विकास, जो कि 100 साल तक जिंदगी भर तक टिके, उस प्रतिभा को आप यहाँ पर ही विकास कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी जगह है, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है। एक देखिए एक लीडरशिप कैसे बनती है, वो
उसके चार स्टेयर्स होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। उस 4 पिलर जो कि है, जब उनको फिजिकली जब वो स्ट्रांग बन जाते हैं, इमोशनली जब वो स्ट्रांग बन जाते हैं, मेंटली जब वो स्ट्रांग बन जाते हैं, एंड स्पिरिचुअली, ठीक है। अगर एक आदमी के पास फिजिकली हर तरह का नॉलेज है, फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, ये सारी ज्ञान अगर उनके पास है, तभी उनके अंदर जो व्यक्तित्व विकास होता है वो है नेतृत्व का व्यक्तित्व, वो है लीडरशिप। और इस बिजनेस में ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। देन एसेट 7 यहाँ पर हमें ये मिलता है कि वास्तविक दौलत निर्माण की कार्य प्रणाली यहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि हम बहुत बार सुने हैं, जैसे ज्योति मैम बोलते हैं कि हम फ्रिज जब खरीदे तो भी हमने काउंसलिंग करवाए थे, है ना। आप बहुत जगह पर देखे होंगे कि कार खरीदते हैं तो काउंसलिंग करवाते हैं, घर बनाते हैं तो काउंसलिंग करवाते हैं, शादी करते हैं तो काउंसलिंग करवाते हैं, क्यों, है ना। तो ये होता है हमारा एसेट 7th एसेट, जो यहाँ पर आपको वास्तविक दौलत कैसे निर्माण किया जाता है वो बताया जाता है। देखिए, जब हमें एक बिजनेस से कुछ पैसा आ रहा है, उस पैसे को हमें विलासिता में खरीदना नहीं चाहिए। यानी कि आपको मान लीजिए आप सिल्वर बन गए, आपको 70,000 का एक इनकम आ गया, आप 50,000 में एक बाइक ले आए, ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए, आप अगर आपके अपलाइन को पूछेंगे तो वो आपको मना ही करेंगे। क्यों मना करते हैं, है ना, क्योंकि ये दौलत निर्माण का असली कार्य प्रणाली नहीं होता है। इसका 4 स्टेप होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बिजनेस बनाना है, दूसरा स्टेप्स होता है उस बिजनेस के पैसे को उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तब तक इन्वेस्ट करना है जब तक आप और एक बिजनेस ना क्रिएट कर ले, और एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस ना क्रिएट कर ले। थर्ड पॉइंट क्या है, आप और एक बी क्वाड्रेंट वाला बिजनेस क्रिएट कर लेंगे तो यानी कि क्या होगा, आपका जो इनकम का सोर्स है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा, किसी एक इनकम का सोर्स नहीं रहेगा। और हाँ, यहाँ पर मैं और एक चीज आप लोगों के ध्यान में रखना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ और ये बिजनेस मतलब कोई बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा इनकम 2 सोर्स से आता है, ऐसा नहीं है। आपका इनकम का सोर्स एक ही है, ठीक है। क्यों, मतलब आपका जो इनकम का सोर्स है, हम जो हमारे जो प्रिंसिपल है, सक्सेस प्रिंसिपल है, वहां पर क्या बताया गया है कि आपका इनकम सोर्स बहुत सारा होना चाहिए, और बहुत सारा जो सोर्स है वो बी या फिर आई क्वाड्रेंट के होना चाहिए। अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप एक दुकान कर दिए हैं, आपका इनकम सोर्स 2 है, लेकिन क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको बी क्वाड्रेंट में एक बिजनेस बनाना है। दूसरा चीज क्या है, आपको इन्वेस्ट कर, वही बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको उस बिजनेस को बढ़ाना है। तब तक इन्वेस्ट करना है जब तक कि आप एक कोई रियल स्टेट में या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब आई क्वाड्रेंट में जाना है, ऐसा कोई ऑप्शन आप अपने लिए बना देना है जो कि फिर से आपको बी एंड आई क्वाड्रेंट से पैसा लाके दे। चौथा स्टेप है, उनमें से जो पैसा आएगा तब आप उसमें विलासिता के सामान खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, गाड़ी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपके पास घर नहीं है तो आप जरूर बनाइए, लेकिन अगर रहने के लिए है तो हम उनको, मतलब उस चीज को हमें लास्ट ऑप्शन में रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि देखिए, जब मतलब राइटर का जब पूरा दिवालिया हो गए, उनकी कंपनी एकदम से डूब गई, वो एकदम से दिवालिया हो गए, तो वो अपनी पत्नी के साथ कार में रह रहे थे। फिर उन्होंने फिर से बिजनेस बिल्ड किया, फिर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया, छोटा सा घर, एक रेंट लेके रहे, फिर एक छोटा सा घर बना के उस घर में बहुत दिन तक रहे। तो उनको बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप, मतलब अभी तो आप मिलेनियर बन चुके हैं, तो आप एक छोटा सा घर में क्यों रह रहे हैं। तो उस टाइम पर राइटर ये सारी चीजें बोले थे कि देखिए, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप लिएबिलिटी मत लाइए, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीजें हमको सिखाया जाता है, और ये सारे ज्ञान आपको आपके अपलाइन इसीलिए काउंसलिंग करवाते हैं कि आपका इनकम एग्जैक्टली कितने सोर्स में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप इसको कितना परसेंट, इनकम का कितना परसेंट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम डायमंड बन जाए तो साथ ही साथ हम एक घर खरीद लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो ये जो कार्य प्रणाली है ये आपको यहाँ पर ही सिखाया जाता है। देन
सबसे लास्ट एसेट एंड सबसे बड़ा एसेट, और जो कि आपकी जिंदगी है, वो है बड़े सपने और उनको साकार करने की क्षमता। ठीक है, देखिए स्वप्नदर्शी बहुत टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो स्वप्नदर्शी होते हैं वो अपने पास्ट में देखते हैं। मैं हाई स्कूल में टॉपर हो गई थी, मैं 8th स्टैंडर्ड में वो क्या बोलते हैं, वो स्टेट डांसर थी, है ना। वो लोग अपने पास्ट में जी के खुश रहते हैं, पास्ट, उनको वो पास्ट वाला स्वप्नदर्शी बोलते हैं, बचपन में ही वो खुश रहते हैं। ठीक है, देन जो दूसरे टाइप के स्वप्नदर्शी होते हैं वो लोग स्वप्न तो देखते हैं लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते, उस पे काम करना नहीं चाहते। ठीक है, देन तीसरे टाइप के जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्वप्न लेते हैं, यानी कि मान लीजिए मुझे एक फॉरेन टूर जाना है, तो फॉरेन टूर चले जाते हैं, फिर देन काम बंद। मतलब एक सपना, मतलब ये सपना एग्जैक्टली नहीं होता, ये एक विश होता है, मतलब एक बार जो फुलफिल हो गया, फिर खत्म, बात खत्म। ठीक है, देन 4 नंबर के जो स्वप्नदर्शी होते हैं वो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत नॉलेजियस भी होते हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते, वो प्लान नहीं बनाते। सब जानते हैं, सब ज्ञान होती है, लेकिन वो काम नहीं करते। देन 5 नंबर के जो स्वप्नदर्शी होते हैं, 5th टाइप के जो स्वप्नदर्शी होते हैं, वो स्वप्न दिखते हैं, देखते हैं, देखने के बाद उसको पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद एक बड़ा स्वप्न लेते हैं, फिर उसको भी पूरा करते हैं। तो ये चीज आपको इस बिजनेस में सिखाया जाता है ना। देखिए हमारे सामने हमारे जीते जागते हमारे एग्जाम्पल है, हमारे भवानी सर एंड अनु मैडम, है ना। पहले वो बोलते थे कि हमें डायमंड जाना है, वो डायमंड गए, फिर डायमंड बनने के बाद अभी वो क्या बोल रहे हैं, हमें ईडीसी जाना है, और वो उस दिशा में जा रहे हैं। यानी कि ये बिजनेस आपको सिखाता है आप कैसे सपनों को ले, और ऐसा नहीं है सिर्फ सपना दिखाया जाता है, सपनों को पूरे भी करने के लिए प्लान भी बताया जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका 8th एसेट। तो अभी हम सबको पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट इनकम। ठीक है, ये इस 8 एसेट को बेसिस करके इस बिजनेस को हमें बिल्ड करना है। अगर आपके अंदर असली दुनिया की व्यवसायिक शिक्षा आ जाए, आपके पास आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाए, आपके पास एक ऐसे एसोसिएशन हो जाए जहां पर सब लोग आपके जैसे हो, आपके पास नेतृत्व की प्रतिभा आ जाए, आपके पास असली मतलब आप पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका पता चल जाए, और स्वप्न लेना, उसको साकार करना अगर आप सीख जाएं, तो आपको क्या लगता है पैसा आपके पास नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है, पैसा आपका पीछा करेगा, आपको पैसे की पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी का ये जो बेस्ट मॉडल है, ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है। देन हम 17th चैप्टर में आते हैं, जहां पर किम्स जी के कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, जहां पर किम मतलब जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी जी के धर्मपत्नी है, शायद हमने बताए हैं, आपको याद होगा, जो कि उनके पुराने टोयोटा में सोए थे। तो आप सबको पता होगा कि उन्होंने मतलब कितने सूझबूझ के साथ अपनी जीवन साथी चुने हैं। अगर हम नई नवेली दुल्हन हो और अगर हमको पुराने टोयोटा में सुला दिया जाए, तो उसके बाद के दिन हम, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमको सक्सेस होना है तो सही पार्टनर का चुनाव करना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर किम जी ये बता रहे हैं कि देखिए महिलाओं को ये बिजनेस करना क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई गई है, बहुत सारी कॉजेस बताई गई है, लेकिन सबसे इतने सारी चीजें बताने के लिए टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत जल्दी भाग रहा है। तो यहाँ पर हम 2 बड़ी चीजों के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे कि महिलाओं को सही में क्यों करना चाहिए। बहुत सारे कारण तो है, 2 बड़े कारण हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है कि आत्मसम्मान में वृद्धि। ठीक है, देखिए हम सबको एक कंप्लेन होता है ना, कि हम इतना सारा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, कोई नहीं बोलता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता। एग्जैक्टली कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता ऐसा नहीं है, हम खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, है ना। और ये बिजनेस आपको
खुद को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, सबसे पहला चीज ये सिखाता है, सेल्फ लव डेवलप कराता है। देन दूसरी चीज है इंडिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा चीज है, देखिए ऐसा मत सोचिए अगर हम कहीं पर जॉब कर लिए या फिर अगर हम कहीं पर कमा रहे हैं तो हम इंडिपेंडेंट है। हम जब छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स से यही सुने थे कि अगर आप कोई जॉब कर लेते हैं या फिर कहीं पर डॉक्टर वॉक्टर बन जाते हैं, टीचर वीचर बन जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैंने अपने घर में बहुत सारे, मेरे घर में सारे लेडीज जॉब होल्डर हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लेकिन मैंने देखा है बचपन से वो लोग कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट यानी कि वो कोई इंडिपेंडेंट, उनकी थॉट कभी भी इंडिपेंडेंट मैंने देखा ही नहीं है। वो हमेशा किसी को पूछना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अरे अरे ये मत कर वो हो जाएगा, वो मत कर वो हो जाएगा। अरे जो हो जाएगा ना, देखेंगे, होने के बाद देखेंगे, ऐसा किसी की सोच नहीं थी। तो इस बिजनेस से आपको ये दो सबसे बड़ी चीज मिलती है। पहले तो आप सीखते हैं, हम सीखते हैं खुद को कैसे प्यार करें, खुद को कैसे सम्मान करें, और दूसरी चीज हमारी सोच इंडिपेंडेंट हो जाती है। देखिए डिपेंडेंसी आपकी इनकम से, या फिर आप कहाँ रह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप विडो हैं, इन सब चीजों को लेके डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी नहीं बोला जाता। डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी एक सोच है। अगर आप हर चीज में रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपकी सोच इंडिपेंडेंट है, तो आप इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लोगों को बांध, देखिए हमें कोई जकड़ के थोड़ी ना रखा है, हम खुद ही खुद को जकड़ के रखे हैं। तो ये बिजनेस आपको उस इंडिपेंडेंसी सिखाती है। तो इस बिजनेस को आप बहुत ही अच्छी तरह से घर पर रह के अपना एक एसोसिएशन बना के, जैसे कि लेडीज लोगों को बहुत लोगों के साथ बात करना तो पसंद है ना, कहीं भी जाते हैं तो वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं। मैं जब ट्रेन में जाती थी तो एक रात का मेरा जर्नी रहता था, यहाँ से बालेश्वर जाती थी, तो अकेले तो डर लगेगा ना, तो मैं पूरे बॉगी के लोगों को मैं चाचा चाची कुछ कुछ बना लेती थी, बस मेरा काम खत्म, फिर उतर जाती थी, है ना। ये हम सबका एक क्वालिटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम इस क्वालिटी को क्यों ना अपने इनकम के लिए, अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए यूज करें। इसी चीज को यहाँ पर किम जी बता रहे हैं, और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। देन चैप्टर 18 है कि समझदारी से चुने, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जब बिजनेस, अभी तो आप सबको पता चल गया कि लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी को इनकम करना हो, युवा हो, बूढ़ी हो, जो भी हो, जैसे भी एज के हो, आप सबको, हम सबको बागडोर अपने हाथ में रखना चाहिए। अपने हाथ में पैसे के कंट्रोल को रखने के लिए हमें एक अच्छा, एक समझदारी से अगर हम कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है ना। तो देन हम अभी देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत सारे हैं, तो हम चुने कैसे। तो इस चैप्टर के थ्रू आप सबको अच्छी तरह से जाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी पॉइंट्स बताई गई है। सबसे पहला चीज तो ये है कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो सही में क्या आपको ये 8 संपत्ति पाने में मदद करती है, तो आपको देखना पड़ेगा। देन दूसरा चीज है, आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप जिस मतलब जिस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ रहे हैं, जिस एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, वो एसोसिएशन कैसा है, वो कितना सक्सेसफुल है, वो अकाउंट जो बात वो बोल रहे हैं वो खुद किए हैं कि नहीं, है ना। देन नेक्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कंपनी कैसा है ना। तो यहाँ पर राइटर ये भी चीजें बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई कंपनी है तो आप उसे ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। तो नई कंपनी से अगर हम जुड़ते हैं तो वहां पर हमारा थोड़ा रिस्क होता है, तो वो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत पुरानी है, जिसका प्रोफाइल, जो सक्सेस प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है ना, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसका एजुकेशन बहुत अच्छा है, जो सही में आपको ये 8 संपत्ति यानी कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने में, स्पिरिचुअलिटी डेवलप करने में, आपको सही में व्यवसायिक शिक्षा देने में अगर समर्थ है, तो आप उस चीज को चुनना चाहिए, तो ध्यान से चुनिए। देन चैप्टर 9 है कि इसमें क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर कोई डिग्री वगैरह नहीं चाहिए, ये सारी चीजें नहीं चाहिए। किसी चीज में आपको बहुत मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े सेल्स पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी चीज, मतलब आप अकेले मान लीजिए 1000 पे भी कर लेते हैं, लेकिन आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैसे ही चीज करनी है जो चीज की इजीली डुप्लीकेबल है, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे वो जितना डुप्लीकेबल होगा हमारा बिजनेस उतना सिक्योर है। देखिए, हम जब प्लान दिखाते हैं, बिजनेस डेमो दिखाते हैं, या फिर कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्लान मैं दिखा रही हूँ, क्या मैं ये प्लान को सबको सिखा सकती हूँ? क्या इस प्लान को कोई भी सीख सकता है ना? क्या मैं जो जो प्रोडक्ट मैं मूव कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, देखिए शायद ही मैं 1000 पीवी कर रही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है मेरे टीम में सब कोई 1000 पीवी करे, है ना? तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको बहुत इजीली चीजों को लेके जाना है, बहुत सिंपली चीजों को लेके जाना है, जो कि आप सीख सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले जो पॉइंट जरूरी है वो है ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ठीक है, मतलब आपकी ऑनेस्टी जो कि अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, हम रेस्पॉन्सिबल हम किसी और के लिए हो ना हो, सबसे पहले हमें खुद की ड्रीम के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, है ना? तो आप देखिए, हम क्या कर रहे हैं ये हमें पूछने वाला, बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं होता, सब कोई इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हैं, है ना? तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमें खुद को लेना पड़ेगा। तो हमें खुद को ही चेक करना पड़ेगा कि हम अपने लिए कितने ऑनेस्ट है। देन दूसरा चीज जो चाहिए वो है सच्ची विकास की जरूरत, है ना? सही में हम कितना इंटरेस्टेड हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, है ना? तो देखिए, जैसे कि हम अभी बोले कि हम जब ESB&I क्वाड्रेंट को देखें, है ना, वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए, चीज ये है कि आप सही में क्या आपकी मेंटेलिटी को बदल रहे हैं, बी क्वाड्रेंट के तरफ ले जा रहे हैं, वो होता है सच्ची विकास। ठीक है, क्या सही में आप जब मंथ एंड में आपको नहीं, मतलब ये नहीं लगता 100 रुपया कम हो गया, है ना? ये नहीं लगता अरे अभी नहीं हो रहा है, कब होगा, मुझे मतलब 9% जाने में 4 साल लग रहे हैं, तो डायमंड जाने में तो 40 साल लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में मत सोचिए। सच्ची विकास यही है कि हम खुद कितना ग्रो कर रहे हैं, है ना? हमारी सोच कितना ग्रो कर रहा है, ये होता है दूसरी चीज जो कि जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि सीखी हुई चीज को भूलना, जो कि सबसे बड़ी चीज है, इसको शायद पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए एग्जैक्टली हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छा नहीं बनना चाहता, हम सब रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हैं, किसको मन नहीं करता, सबको मन करता है। लेकिन हम क्या होता है, जब सुबह होता है तो हमें बिस्तर छोड़ने को मन नहीं करता, ये होता है, एग्जैक्टली यही होता है ना? तो ये होता है वही चीज, है ना? हम एक हायर वर्जन में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी जो हम हैं, हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। तो सबसे पहली चीज है, आपको जो जो सिखाया गया है बचपन में, सब खाने के बाद जो बचा होगा तू खा लेना, है ना? सब मतलब जो जो बोलेगा हाँ बोलते रहना, किसी को कभी ओपोज मत करना, गलती भी हो हाँ बोल देना, ये जो अपने को सिखाया गया है ना, इन सारी चीजों को भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। आप सब एक डिवाइन सोल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको केयर करने के लिए, प्यार करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए सबसे बड़ा पर्सन जो है वो आप खुद हैं। आपको किसी और से प्यार नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम अपने आप में कंप्लीट हैं। तो बाकी जो चीजें बोली गई है ना पहले से, ये नहीं होता, कौन रिस्क लेना चाहेगा, ये नहीं चलता, ये जो जो बोले हैं ना, जो भी, वो सब छोड़ दीजिए। तो सबसे जो बड़ा चीज है, हमें वो सीखी हुई चीज जो हम सीखे हैं, उन सारी, देखिए हम जो सीखे थे वो तो E&S क्वाड्रेंट में सीखे थे ना, तो हम तो वो सारे भूल नहीं पड़ेंगे, इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को भूल जाइए। देन चैप्टर 20 है, जो कि है जीवन को जीना। तो अगर हम देखिए ये सारी चीजों को अगर करते हैं, तो ऑब्वियसली हम एक ग्रेट लाइफ को लीड करेंगे, जिनकी जागता सबूत है हमारे पास। अभी हमारे मेंटर मौजूद हैं, संतोषी मैम एंड भवानी शंकर दास, है ना? उनके लिए एक डिजिटल क्लास होना चाहिए, जिनकी वजह से हम लोगों को इस बिजनेस के बारे में पता चला। हमें पता चला कि 21st सेंचुरी में भी ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा कुछ है, हमारा पैसा जाता है ना? ग्लिस्टर हम ऐसे यूज कर सकते हैं,
ग्लिस्टर यूज करते करते मतलब हम दांत चमकाते चमकाते किस्मत भी चमका सकते हैं, है ना। जब हम, मुझे तो पहले लगता था, मेरी मम्मी मुझे फेयर एंड लवली दी थी, तो मैं जब +2 में लेके गई थी, तो मैं जब आई वहां से +3 खत्म करके, तो वो वहीं पर पड़ा था वो कोना में। तो मेरी मम्मी बोली इसको क्यों नहीं लगाई, मैं बोली इसको लगा के कुछ फायदा तो है नहीं, स्किन तो खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ये बिजनेस में आके पता चला कि नहीं, मतलब ये जो होते हैं, ये जो स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट लगा के आप स्किन को चमका भी सकते हैं, किस्मत को भी चमका सकते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से पता चला, और इस बिजनेस उनकी देन है, ये लाइफ उनकी देन है, जो भी है वो हमारे LOS के लिए डेडिकेटेड है। और जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी LOS की वजह से हो रहा है। एंड स्पेशली मैं मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे इमीडिएट अपलाइन ममता दीदी को थैंक यू बोलूंगी कि उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में रही, उनकी वजह से मैं इस को मुझ में क्या दिखा था, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती थी तब भी वो बोलते थे। और देखिए दोस्तों, हम लोग, इसके सबूत हैं कि ये बिजनेस सही में आपको कहां से कहां ले जा सकता है। तो इस बिजनेस, ये जो पूरा टोटल बुक था, इसका जो जिस्ट यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल बिजनेस है, इसको आप बिना रिस्क लिए कर सकते हैं, बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं, और आप अपने आप को, मतलब सक्सेस जो है वो एक जर्नी है, जहां पर आप अपने पुराने वर्जन को छोड़ के एक हाईएस्ट वर्जन में जाते हैं, और वही आपकी असली संपत्ति होती है जो कि आपको इस बिजनेस सिखाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक, एंड प्लीज गो थ्रू द बुक एटलीस्ट 10 टाइम, एटलीस्ट 10 टाइम। सो सबके लिए, मेरे सारे LOS के लिए ग्रेट क्लैप होना चाहिए, जिनकी वजह से हम बहुत सारे लोगों के पास इस किताब को पहुंचा पाए। और एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय टीममेट्स, आप सबकी वजह से हमारा मीटिंग इतना सक्सेसफुल रहा, एंड थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू सो मच। एंड ओवर टू आवर ग्रेट एंड आवर लविंग, वेरी स्वीट, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटी विथ ब्रेन